इसको बोल, कटक को विषुवत रेखा कितने भागों में बांट रही है? कटक को विषुवत रेखा में कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी वाले को बोलते हैं चैलेंजर कटक, सॉरी डॉल्फिन कटक, डॉल्फिन कटक। अटलांटिक महासागर में बच्चों ये बनाया हूं कटक का चित्र। इस कटक को 2 हिस्सा में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। डॉल्फिन कटक और नीचे वाले को बोलते हैं चैलेंजर कटक, चैलेंजर कटक। कुल लंबाई जो इसका है, कुल लंबाई जो इसका है वो है 14,400 किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ कितना है भैया? 14,400 किलोमीटर। पूछा जाए कि महासागरीय कटक का सबसे ज्यादा विस्तार किस महासागर में है, तो क्या आंसर दोगे? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में कटक की कुल लंबाई 14,400 किलोमीटर। विषुवत रेखा इस कटक को 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तर वाले कटक का नाम क्या है? डॉल्फिन कटक, और दक्षिण वाले का नाम क्या है? चैलेंजर कटक। इसी कटक को, इस कटक का सबसे ज्यादा विस्तार ग्रीनलैंड के पास है, ग्रीनलैंड के पास है, काफी चौड़ाई में। इसको बोला जाता है टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार। इसे पानी के अंदर की बात कर रहा हूं, टेलीग्राफिक प्लेट्यू। टेलीग्राफिक, ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे कटक का ज्यादा विस्तार है, ग्रीनलैंड के जस्ट नीचे रीज का सबसे ज्यादा विस्तार है, उसे टेलीग्राफिक पठार या टेलीग्राफिक रीज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? हाँ, टेलीग्राफिक पठार, टेली यहां से कहा जाएगा, इतना लिखिए ना पहले आप, टेलीग्राफिक पठार के नाम से जानते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? चैलेंजर कटक। टोटल लंबाई 14,400 किलोमीटर। एक यहीं से नहीं गया है, यहां से एक शाखा इधर गया है, एक शाखा इधर गया है, एक शाखा यहां से इधर गया है, एक शाखा यहां गया है, एक शाखा यहां गया है, एक शाखा यहां गया है। कई सारी शाखाएं हैं, एक शाखा नहीं है। टोटल कितनी शाखाएं हैं? इस कटक की 6 शाखाएं हैं। और टेलीग्राफिक पठार से नहीं, टेलीग्राफिक पठार के नीचे आइएगा 2 शाखा, इक्वेटर पे आइएगा 2 शाखा, और नीचे आइएगा इक्वेटर के तो 2 शाखा। क्लियर है? सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब एक फोटो और बना लीजिए। बस और ऊपर बनाइए इसको। बनाइए। ये हिंद महासागर है। ये क्या है भैया? हिंद महासागर। हिंद महासागर में थोड़ा सा, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसको बना लीजिए भाई। हिंद महासागर में कटक की कुल लंबाई कितना है जी? हिंद महासागर में, सुनो पहले, इंडियन उस जब ने क्या कहा कि अटलांटिक महासागर कटक कितनी लंबाई है? 14,000। तो हिंद महासागर में कितनी लंबाई है बताया था पहले, पिछले क्लास में डिस्कशन टेस्ट का ले रहे थे तो बताए थे। हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए। 9,000 किलोमीटर। वाह। देखिए हिंद महासागर में, देखिए याद करके आना है, कटक की कुल लंबाई 9,000 किलोमीटर। पढ़ के भी आना है। हिंद महासागर में कटक की कुल लंबाई लिख लीजिए 9,000 किलोमीटर। 9,000 किलोमीटर।
फोटो बनाइए। चित्र बनाइए आप लोग। हाँ 9,000, अरे तो हाउ का मीटर में होगा, 9,000 किलोमीटर, 9,000 हो गया, सबका बन गया। अब बताओ कि इसका नाम क्या देंगे, ये जो नाम है इसका नाम क्या देंगे बताओ। अरे ये तो पूरा हिंद महासागर का तट हो गया, इसका नाम क्या देंगे जो इंडिया से 0 डिग्री तक है, इसको बोलते हैं, हाँ बोलो बोलो, लक्काद्वीप चैगोस कटक, लक्काद्वीप चैगोस कटक, इसका नाम क्या देंगे, लक्काद्वीप चैगोस कटक। हाँ लक्काद्वीप नाम है ना, लक्काद्वीप चैगोस, अरे क्या ना लक्का, अच्छा हाँ ये आप याद करने की टेक्निक में लगा सकते हैं कि बगल में लक्षद्वीप है तो लक्काद्वीप कर देंगे, लक्षद्वीप नहीं, लक्काद्वीप चैगोस कटक यहां तक, और यहां से लेके 18 डिग्री तक की बात करोगे तो इसका नाम है चैगोस सेंट पॉल कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक। इतना अंदर जाके नहीं पूछेगा वैसे, चैगोस सेंट पॉल कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक, चैगोस सेंट पॉल कटक। इसका नाम है सेशल्स कटक, सेशल्स कटक, सेशल्स नाम है, नेम वही लिख देना है, चैगोस सेंट पॉल कटक, सेशल्स कटक। इसके नीचे आइएगा तो नाम है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम कटक, एम्स्टर्डम कटक, एम्स्टर्डम वो नहीं, नीदरलैंड वाला नहीं, एम्स्टर्डम कटक। इसका नाम है इसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया कटक, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कटक। इसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया कटक। इसका नाम है इंडिया आर्कटिक कटक। इसका नाम है, लिख लीजिए, इंडियन ऑस्ट्रेलियन कटक, इंडियन ऑस्ट्रेलियन रीज। जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ गया, रटने की जरूरत है क्या, आर्कटिक है नीचे, अंटार्कटिक, नीचे क्या है जी, अंटार्कटिक, इंडिया अंटार्कटिक कटक, इंडिया अंटार्कटिक कटक, इंडिया अंटार्कटिक कटक, इंडिया अंटार्कटिक कटक, इंडिया ऑस्ट्रेलियन कटक। ये टोटल कितनी लंबाई है बताइए। इंडिया से लेकर विषुवत रेखा तक नाम क्या है, लक्काद्वीप चैगोस। विषुवत रेखा के नीचे क्या नाम है, चैगोस सेंट पॉल। उसके नीचे क्या नाम है, एम्स्टर्डम सेंट कटक, सेशल्स कटक। क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो गया उसका नाम, जो अंटार्कटिक की तरफ आ रहा है उसका नाम, बस। अब लिखिए प्रशांत महासागर कटक। लक्षद्वीप तो यहां आएगा। अब लिखिए नेक्स्ट, अब लिखिए प्रशांत महासागर कटक। देखिए प्रशांत महासागर में बिखरे हुए कटक हैं, डिस्पर्स्ड रीज प्रेजेंट इन पैसिफिक ओशियन। देखिए प्रशांत महासागर में बिखरे हुए कटक मौजूद हैं।
प्रशांत महासागर में बिखरे हुए कटक मौजूद हैं। प्रशांत महासागर में बिखरे हुए कटक मौजूद हैं। प्रशांत महासागर में बिखरे हुए कटक मौजूद हैं। देखिए प्रशांत महासागर में कटक ऐसे आप देख रहे हैं रेगुलर कटक, आप क्या देख रहे हो, हिंद महासागर रेगुलर है, अटलांटिक में रेगुलर है, लेकिन प्रशांत महासागर में रेगुलर कटक नहीं है, बिखरे कटक मौजूद है, कहीं कहीं जहां तहां बिखरे कटक मौजूद है। लिखिए देखिए प्रशांत महासागर में अधिकांश कटक पश्चिमी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। मैक्सिमम रीज इन पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में अधिकांश कटक साउथ एंड वेस्ट पार्ट में मौजूद है, दक्षिण और पश्चिम पार्ट में या पश्चिम और दक्षिण भाग में मौजूद है। प्रशांत महासागर में अधिकांश कटक पश्चिम और दक्षिण भाग में मौजूद है। पश्चिम और दक्षिण भाग में मौजूद है। क्लियर है? लिखिए प्रशांत महासागर में 1600 किलोमीटर की लंबाई में 1600 किलोमीटर की लंबाई में पेरू चिली के पास कटक मौजूद है। 1600 किलोमीटर की लंबाई में पेरू चिली के पास कटक मौजूद है। यानी मेन जो कटक पूछा जाएगा आपसे, रीच से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा गया अटलांटिक महासागर से और हिंद महासागर से, बस पेरू चिली के पास मौजूद है। ठीक है, प्रशांत महासागर में 1600 किलोमीटर की लंबाई में पेरू चिली के पास कटक मौजूद है। हो गया। अब लिखिए क्या, गर्त, महासागरीय गर्त। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉल्फिन कटक कहाँ है और चैलेंजर कटक कहाँ है, लक्का द्वीप चैगोस कटक कहाँ से कहाँ के बीच है, इक्वेटर के बीच। इक्वेटर के नीचे कौन सा कटक है, याद हो गया? देखिए पढ़ के रखिए, याद कर रखिए, जीएस के लिए एनएफ करवा दिया हूं। क्लियर है? अब लिखिए आप लोग गर्त, महासागरीय गर्त, ट्रेंच, ट्रेंच, महासागरीय गर्त, ट्रेंच। लेकिन नैरो एंड डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन इज नोन एज ट्रेंच। नैरो एंड डीपेस्ट पार्ट ऑफ deepest part of ocean is known as trench, is known as trench, is known as trench। महासागर के सबसे गहरे और संकीर्ण भाग को गर्त कहा जाता है। नोट कर लिए, महासागर के सबसे गहरे और संकीर्ण भाग को गर्त कहा जाता है। महासागर के सबसे गहरे और संकीर्ण भाग को गर्त कहा जाता है। देखिए अभी तक कुल 57 गर्त की खोज की जा चुकी है। अभी तक कुल 57 गर्त की खोज की जा चुकी है। अभी तक कुल 57 गर्त का खोज किया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक 32 पैसिफिक ओशियन में, जिसमें सबसे अधिक 32 प्रशांत महासागर में, सबसे अधिक 32 प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। क्लियर है?
पूरे महासागर के 7% भाग पर, पूरे महासागर के 7% भाग पर, पूरे महासागर के 7% भाग पर ट्रेंच का विस्तार है। पूरे महासागर के 7% एरिया में ट्रेंच, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेंच इन ओशियन 7%। पूरे महासागर के 7% पर ट्रेंच का विस्तार है। कुल कितने ट्रेंच हैं? 57, जिसमें से सबसे ज्यादा ट्रेंच प्रशांत महासागर में, उसके बाद अटलांटिक महासागर में, उसके बाद हिंद महासागर में। ट्रेंच का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी से हुआ है। ट्रेंच का जो निर्माण हुआ है वो प्लेट टेक्टोनिक से हुआ है। अब मुझे आप बताओ, भूगोल पहले से भी पढ़े हो आप लोग, कि ट्रेंच जो होता है, हम बताए भी थे आपको, ऐसे कहाँ मिलता है? बीच में, महासागर के बीचों बीच सबसे गहरा भाग है भाई, सबसे नैरो पार्ट है, या किनारे में कहाँ पर मिलता है? महासागर का सबसे गहरा भाग कहाँ मिलता है? किनारे भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बीच में ही बोल रहे हैं। किनारे वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा लीजिए। अब बीच वाले कितने लोग हैं? कुछ लोग हाथ ही नहीं उठाए। कुछ किनारे वाले कौन कौन सहमत है? हम कह रहे हैं किनारे में कौन कौन है? अच्छा, अब इसका मतलब बाकी जो बच गए सब बीच वाले हैं, और जो हाथ नहीं उठाए वो बीच वाले हैं। बीच में होगा नहीं। महासागर में सब जितने भी गर्त हैं सब किनारे में है। सब कहाँ है? किनारे में। देखो भाई, प्लेट जो होता है ना, बाद में पढ़ाएंगे आपको। पूरे दुनिया, पूरी धरती जो आप देख रहे हो, पूरी धरती जो आप देख रहे हैं ना, वो धरती आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, और टुकड़े नीचे के लावा पर तैर रहे हैं। आप जानते हैं कि होम्स महोदय ने, एक व्यक्ति थे टी.आर. होम्स, उन्होंने धरती को 2 हिस्सों में बांटा था, एक क्रस्ट और दूसरा सबस्ट्रेटम। क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। वैसे तो क्रस्ट मेंटल कोर है, लेकिन होम्स महोदय के अनुसार धरती कितने हिस्सों में बटी थी? 2 हिस्सों में। जहां पर आप बैठे हैं, घर बनाते हैं, खेती करते हैं, वो सब क्रस्ट है, और उसके नीचे जो पिघला हुआ भाग है, धरती का जो लिक्विड पार्ट है, उसको उन्होंने कहा सबस्ट्रेटम। उन्होंने क्या कहा? सबस्ट्रेटम। तो होम्स का मानना था कि धरती, ऐसे तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरी हैस ने दिया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया? हैरी हैस। अब प्लेट टेक्टोनिक पर सबसे ज्यादा काम किसने किया? मॉर्गन महोदय और उलरिच महोदय। प्लेट टेक्टोनिक पर सबसे ज्यादा काम करने वाले विद्वान कौन थे? मॉर्गन महोदय। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया? हैरी हैस। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक पर सबसे ज्यादा काम किसने किया? मॉर्गन और उलरिच महोदय। लेकिन हैरी हैस ने कहा कि जो प्लेट्स है ना, ये प्लेट्स नीचे के सबस्ट्रेटम पर तैरते हैं। नीचे का जो सबस्ट्रेटम है, माने धरती को होम्स महोदय ने 2 हिस्सा में बांटा, एक ठोस पार्ट, एक पिघला हुआ पार्ट। ठोस पार्ट को क्रस्ट कह दिया, और पिघले हुए भाग को क्या कह दिया? सबस्ट्रेटम। उन्होंने कहा कि ठोस पार्ट जो धरती का है, उस सबस्ट्रेटम पर क्या हो रहा है? तैर रहा है, तैर रहा है। और जो कई प्लेटों में बटा हुआ है, जो ऊपर का धरती है, वो जो सॉलिड पार्ट है, वो कई पार्ट में बटा है। ये सारे पार्ट नीचे के लावा पर क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। और आपको आंख बांध के, दिखाई न दे, फेंक दे समुद्र तालाब में, और एक और व्यक्ति को फेंक दे, डूबेंगे नहीं आप। मतलब आपको तैरना, 2 तैरने वाले लोगों को आंख बांध के पानी में फेंक दे, तो क्या स्थिति बनेगा? क्या स्थिति बनेगा? दोनों या तो आपस में टकराएंगे सामने सामने, या तो बगल से रगड़ करते निकल जाएंगे, या दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अरे ही कंडीशन ना बनेगा, और कोई कंडीशन तो बनेगा नहीं। 2 लोग तैर रहे आंख बांध करके, या तो टकरा जाएंगे, ऐसा टकरा जाए, ऐसा टकरा जाए, ऐसे टकरा जाए, टकरा जाएंगे, या फिर रगड़ करते निकल जाएंगे, या फिर दूर जाएंगे। तो प्लेट भी 3 तरह की एक्टिविटी करता है, या तो दूर जाता है, या तो टकराता है, या तो दूसरे पर रगड़ करते निकल जाता है। यही 3 कंडीशन बनेगा ना। तो प्लेट टेक्टोनिक में यही 3 बात होती है, या तो प्लेट्स टकराते हैं, या तो प्लेट्स दूर जाते हैं, या तो प्लेट्स रगड़ करते हैं। तो इस बात बताने वाला व्यक्ति था हैरी हैस। प्लेट्स के ऊपर थ्योरी देने वाला व्यक्ति कौन था? हैरी हैस। हैरी हैस का एक और सिद्धांत था, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इससे पहले दिया था, प्लेट टेक्टोनिक से पहले उन्होंने क्या दिया था?
सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। उन्होंने कहा था कि महासागर का जो तल है ना उसका हमेशा फैलाव हो रहा है। महासागर का तल क्या है? फैल रहा है। इसी को बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए हैरी हेस ने क्या दिया? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जो आज भी क्या है? मील का पत्थर बना हुआ है। दुनिया में कैसे बना पहाड़, कैसे बना पठार, कैसे बना रीज, कैसे बना समुद्र, उन सब के बनने के पीछे सबके रीजन क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक। आज मील का पत्थर सिद्धांत है ये। तो ये हैरी हेस ने दिया 3 बात कि प्लेट टकरा दूर जाते हैं या टकराते हैं या रगड़ करते निकल जाते हैं। और ये प्लेट तैर रहे हैं, किस पर तैर रहे हैं? लावा पर। और तैरते हुए टकराते हैं। जब ये दूर जाते हैं, जब ये दूर जाते हैं तो नीचे का लावा क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। नीचे का लावा बाहर निकलेगा तो कुछ बनेगा। ज्यादा दूर चला जाएगा। अगर ये प्लेट ज्यादा दूर चले गए तो लावा उतनी स्पीड से नहीं निकलेगा, लेकिन प्लेट कम दूर गए तो लावा स्पीड से निकलेगा। प्लेट में ज्यादा गैप नहीं है तो लावा स्पीड से निकलेगा। और लावा स्पीड से निकलेगा तो बहुत ऊंचाई तक जाके नुकीला आकार में, शंकु के आकार में, कोनिफेरस शेप में, कोन के शेप में जमा हो जाएगा। लेकिन लावा जब धीरे निकलेगा तो टेबल के रूप में फैल जाएगा, वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाएगा। तो लावा जब निकलता है तो क्या बनेगा? 2 चीज, एक तो ज्वालामुखी पर्वत बनेगा, एक ज्वालामुखी पठार बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन बनेगा या वोल्केनिक प्लेट्यू बनेगा। जब प्लेट दूर जाते हैं तो क्या होता है? कुछ निर्मित, कुछ निर्माण होता है। प्लेट दूर जाते हैं तो क्या होता है? कुछ चीजों का निर्माण होता है। इसीलिए जब प्लेट दूर जाते हैं तो इसको कहा जाता है रचनात्मक किनारा। क्या कहा जाता है जी? रचनात्मक किनारा। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ बनता है। इस प्लेट के दूर जाने से कुछ बिगड़ता नहीं है। रचनात्मक का मतलब आप इतना सोचिए कि इंसान को नुकसान तो होबे करेगा, धरती के अंदर कुछ नुकसान, कुछ नया निर्माण हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट। प्लेट के दूर जाने को क्या बोलते हैं? बड़ा ज्यादा छलांग मार दिया। कंस्ट्रक्टिव प्लेट। प्लेट के दूर जाने को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव प्लेट। क्यों कहते हैं? समझ में आया? क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि कुछ निर्मित हो रहा है, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव प्लेट। जब प्लेट कम दूर जाएगा तो क्या बनेगा? वोल्केनिक माउंटेन। समझ में आया बात? क्योंकि कम गैप रहेगा तो बहुत फास्ट लावा निकलेगा, लावा काफी तेजी से निकलेगा, जिससे क्या बन जाएगा? ज्वालामुखी पर्वत। लेकिन लावा क्या होगा? ज्यादा दूर चला गया तो लावा की निकलने की स्पीड कम होगी तो फैल जाएगा, अब फैल जाएगा तो पठार का निर्माण होगा। तो ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी पर्वत, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रचनात्मक किनारा। और जब प्लेट टकराते हैं, जब प्लेट टकराएंगे, मान लो ये प्लेट का डेंसिटी 5 है, इस प्लेट की डेंसिटी 3 है। मान लो ये प्लेट 5 डेंसिटी का है। एक भारी प्लेट है, एक हल्की प्लेट है। एक मोटा आदमी, एक पतला आदमी को स्पीड में टकरवा दीजिए, बहुत फास्ट दौड़ाइए दोनों को, और दोनों को टकरवा दीजिए एक, तो देखिएगा आप, मोटा आदमी नीचे चला जाता है और पतला आदमी उसके ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा देखा आपने? उल्टा होता है, मोटा ऊपर आ जाता है, नहीं भारी नीचे। एक टक्कर का कोलिजन का रूल है, पढ़े होंगे फिजिक्स में आप लोग, इनका फिजिक्स ऑनर्स होगा। लॉ ऑफ कोलिजन, बराबर वेट का है, आप पढ़े होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना? जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है, तभी ना माइनस F बराबर F होता है। वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूफ भी कर देते हैं इसी से। चलिए, तो मैं कह रहा हूं भैया कि 5 और 3 प्लेट्स आपस में टकरा रहे हैं तो भारी प्लेट नीचे चला जाता है, भारी प्लेट नीचे। लग रहा बंदूक बन गया, नहीं? भारी प्लेट नीचे और हल्की प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाती है, हल्की प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाती। गर्त कैसे बना ये बता रहा हूं, ठीक है ना? भारी प्लेट थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, हो गया क्लियर? आप एक बात महसूस कीजिएगा कि जब कोई चीज टूटता है ना, मान लीजिए टूटता है या मुड़ता है, तो देखिएगा ऊपर की ओर, जहां से मुड़ेगा वहां ऊपर की ओर धक्का देगा। जैसे ऐसे था, मोड़ दिए, तो यहां से क्या किया? वो ऊपर के प्लेट पर क्या किया? तो जो भारी प्लेट नीचे आ रहा है, भारी प्लेट जो नीचे आ रहा है ना, जैसे ही नीचे आता है प्लेट में फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? फोल्ड। तो ऊपर के प्लेट पे क्या कर देता है? धक्का लगाता है, जिससे ऊपर के प्लेट में क्या पड़ जाता है? मोड़, फोल्ड। समझ आ रहा है बात? जब भारी प्लेट अंदर जाती है तो क्या होती है? मुड़ती है, टूटती है, जिससे ऊपर के प्लेट पर क्या लगाती है? धक्का। जहां से मुड़ती है वहां से धक्का, जिससे ऊपर के प्लेट में क्या पड़ जाता है?
बोलो ना जी, अरे मोड़ पड़ रहा है ना, इसी को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं जी? अब समझ में आया फोल्ड माउंटेन प्लेट टेक्टोनिक से कैसे व्याख्या हो रहा है? क्या बन जाता है? बलित पर्वत। क्या बनता है? बलित पर्वत। नीचे में ये जो प्लेट नीचे आया वो काफी अंदर आ जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर से ही प्लेट पिघल जाता है। टेम्परेचर से ही प्लेट पिघल जाता है, अंदर आकर के ये प्लेट पिघल जा रहा है। आप देख रहे हो कुछ नया बन रहा है, जो है उसी में फोल्ड हुआ है, कुछ नया बन नहीं रहा, लेकिन इस प्लेट का नुकसान जरूर हो रहा है। इस प्लेट का नुकसान हो रहा है ना जी, प्लेट पिघल जा रहा है भाई, कुछ नया बन नहीं रहा है। बोले सर बना तो फोल्ड माउंटेन। अरे भाई तो इसी में ना मोड़ पड़ के बना, कुछ नया बाहर से निकल के ना बना भाई। इसमें प्लेट का नुकसान हो रहा है, इसलिए टक्कर वाली प्लेट को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रक्टिव प्लेट या डिस्ट्रक्टिव लेयर, विनाशात्मक किनारा। इंसानों से मत जोड़िए इसको, प्लेट का विनाश हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है दीपक जी? इसलिए नाम क्या पड़ जाता है? डिस्ट्रक्टिव प्लेट, यानी विनाशात्मक किनारा। तो भैया ये प्लेट जहां पिघल रहे हैं इस जगह को क्या बोलते हैं? वाह गुड, बहुत बढ़िया। बेनियोफ एक व्यक्ति का नाम था। अरे ह्यूगो बेनियोफ। ये बेनियोफ जोन मतलब बेनी का जोन मत समझिएगा, ये बेनियोफ आदमी का नाम है, ह्यूगो बेनियोफ। ह्यूगो बेनियोफ एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस जोन का बारे में बताया था, है ना? पहले से भूगोल पढ़ा हुआ है आपने? वाह गुड। बेनियोफ जोन, बेनियोफ जोन कहते हैं। पूछा जाए कि जो प्लेट जहां पिघलते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? ये बेनियोफ कोई जगह के नाम नहीं है, ह्यूगो बेनियोफ ने इस जगह के बारे में बताया था, इसलिए बेनियोफ। अब इसको प्रीपोजिशन न, ओ डबल एफ प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन इसको प्रीपोजिशन आप ना माने, ये ज़्यादातर फ्रेजियल वर्ब में प्रयोग होता है, ऑफ का ओ डबल एफ का प्रयोग है। तो भैया बेनियोफ जोन, बेनियोफ जोन, प्लेट का नुकसान हुआ इसलिए क्या बोल दिए? अब ये जब प्लेट का नुकसान होता है ना, पिघलता है प्लेट, यहाँ का जो लावा है निकलने की क्या करता है? अब कोई लिक्विड में कोई चीज डाल दीजिए डायरेक्ट, तो पानी में डालिए, पानी निकलने की कोशिश करेगा, तो लावा यहां से निकलने की क्या करता है? तो इसमें गैप इतना कम होता है कि ये पहुंच जाता है इसमें, जो ये फोल्ड है ना, ये ऊपर का प्लेट फोल्ड हुआ है, उस फोल्ड में आके घुस जाता है, उस फोल्ड में आके घुस जाता है लावा। एक क्वेश्चन आया था ना कि हिमालय में कभी भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, हिमालय पर्वत में कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार नहीं हुआ, फिर भी हिमालय में क्या मिलता है? लावा के चट्टान। आपको पढ़ाया हूं कि हिमालय बना है ग्रेनाइट से, मध्य हिमालय बना है बैसाल्ट से, काराकोरम बना है ग्रेनाइट से, लिखवाया था ना। तो आपने उस समय सवाल तो पूछा ही नहीं मुझसे कि सर यहाँ तो कोई लावा का उद्गार हुआ नहीं, फिर लावा के चट्टान पूरे पहाड़ को अब ग्रेनाइट से बना दिए। अगर ग्रेनाइट तो लावा का चट्टान है, फिर यहाँ लावा आया कहाँ से? इसका मतलब प्लेट टेक्टोनिक किसकी व्याख्या कर रहा है? कहां से लावा आया? समझ में आया? दो प्लेट टेक्टोनिक से फोल्ड माउंटेन के निर्माण की व्याख्या तो हो ही रहा है, कैसे बना, साथ में भी व्याख्या हो रहा है कि उसमें लावा के चट्टान कहां से आए। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? लावा के चट्टान कहां से आया, समझ में आया? कभी कभी क्या होता है, किसी पहाड़ में जगह गैप ज्यादा मिल जाता है। देखिएगा कहीं कहीं कुछ फोल्ड माउंटेन ऐसे हैं जहां लावा का उद्गार भी देखने को मिलता है। हिमालय में नहीं मिलता, काराकोरम में नहीं मिलता, आल्प्स में नहीं मिलता, लेकिन आप चले जाइए दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, वो भी एक फोल्ड माउंटेन है, एंडीज पर्वत, उसमें देखिए कोटोपैक्सी है, चिम्बेराजो है, ये सब एक्टिव वोल्केनो है, मिलता है। आप नॉर्थ अमेरिका में रॉकी में चले जाइए, खूब एक्टिव वोल्केनो आपको मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि कहीं कहीं फोल्ड माउंटेन में जो मोड़ है उसमें तो घुस जाएगा, और कहीं कहीं गैप बढ़ जाता है जिससे लावा निकलने भी लगता है बाहर। तो कुछ फोल्ड माउंटेन में लावा उद्गार देखने को मिलता है, चिम्बेराजो कोटोपैक्सी का एग्जांपल दिया आपको, लेकिन हिमालय में इस तरह का यहाँ गैप कम है, तो इसका जो मोड़ है उसी में घुस के रह जाता है। तो दो चीज का व्याख्या मिला, प्लेट के टक्कर से क्या क्या व्याख्या हुआ, कैसे बनता है, दूसरा फोल्ड माउंटेन में लावा आया कहां से, बेनियोफ जोन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और तीसरी व्याख्या आपको बता दें कि महासागर का प्लेट हमेशा भारी प्लेट होता है, और महाद्वीप का प्लेट हल्की, महाद्वीप का प्लेट हल्की और महासागर की भारी। बताओ भाई कि अगर महासागर का प्लेट अंदर आएगा, ये पूरा प्लेट है महासागर का, यहां से लेके यहां तक,
इधर महाद्वीप का प्लेट टकराया, तो महाद्वीप का प्लेट हल्की प्लेट मैंने कहा, और महासागर की भारी कहा, तो क्या होगा, महाद्वीप वाला इस पर चढ़ेगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, टक्कर देगा तो फोल्ड माउंटेन बनेगा, ये तो हो गया। लेकिन महासागर का कोई भी प्लेट अगर नीचे जा रहा है तो बीच से जा रहा है, किनारे से जा रहा है, कहां से जा रहा है, अंदर। आप भी किसी टकराइएगा तो किनारे से टकराइएगा ना तो भैया बीच से जा रहा है नीचे कि किनारे से, किनारे से, किनारे से जा रहा है नीचे, तो जहां से नीचे जाएगा वही ना सबसे गहरा भाग बनेगा। महासागर घर अगर ये नीचे जा रहा है तो सबसे गहरा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला। तो महासागर में सबसे गहरा भाग किनारे में क्यों, इसकी व्याख्या भी कौन कर रहा है, यानी गर्त का निर्माण भी प्लेट के टकराने से कि दूर जाने से, टकराने से हुआ है। क्लियर है। हर महासागर में गर्त किनारे में मिलता है, क्यों, इसका व्याख्या हो गया, समझ में आ गया बात, यही बताना था खाली, और क्या। आज जब प्लेट टकराते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव लेयर, अब प्लेट दूर जाते हैं तो कंस्ट्रक्टिव लेयर, अब प्लेट जब रगड़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव लेयर। उसमें ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, खाली भूकंप। भूकंप तो तीनों में आएगा, टकराएगा तब भी भूकंप आएगा, दूर जाएगा तब भी भूकंप आएगा, और रगड़ करेगा तब भी भूकंप आएगा। यानी थर्ड पार्ट को हम कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, संरक्षित किनारा उसको बोलते हैं। तो तीनों फोटो बना के लिख लीजिए, ये सब बात लिखवाना पड़ेगा टोटल। ये सब प्लेट टेक्टोनिक करेंगे अलग से, फिर तो करेंगे वही बात होगा फिर। लेकिन ऐसा कर लीजिए ना आप लोग, ऐसा करिए, इसको ऐसे बना लीजिए और ऐसे कर लीजिए, इसको लिखिए डिस्ट्रक्टिव लेयर। जब प्लेट टकरा, एक फोटो ये वाला बना लीजिए, ये वाला फोटो बना लीजिए, इसके बाद ये वाला फोटो बनाइए, इस फोटो बनाइए पहले और उसके बाद ये वाला बना लीजिए। टकराएगा तब भी आएगा, दूर जाएगा तब भी आएगा, भूकंप तो सब में आएगा, प्लेट हिलेगा तो भूकंप आएगा ही। चल लिखिए, प्लेट के टक्कर वाले को लिखिए विनाशात्मक किनारा, टक्कर वाले किनारे को क्या बोलिएगा, वैसे भी टकराने से विनाशे होता है। आज दूर जाइएगा ना, समझिए कि वो सब शुभ है, किसी से दूर होना अशुभ नहीं होता, शुभ होता है। वो आपका मैंने कुछ भगवान ने अच्छा सोचा इसलिए दूर कर दिया, ठीक है। दूर जाना कहीं बुरा हुआ है किसी का, टकराना बुरा है। कभी सुनते लड़ाई झगड़ा किसी का काम आया है, लड़ाई झगड़ा से किसी को फायदा मिला, सुने आप, हाँ लड़ाई झगड़ा से दूर हुए आप तो आपको फायदा मिला है। कोई बोल दिया आपके बारे में अपशब्द, अगर वहाँ लड़ जाएंगे तो एनर्जी का लॉस होगा। चलो भाई उसकी मर्जी थी, बोल दिया, आप निकलिए। जितने भी बड़े लोग हैं उस झगड़ा में नहीं पड़ते, उनके बारे में बुरा ही बोल दीजिए तो झगड़ा में निकल जाएंगे। और जितने बेवकूफ़ होते हैं वो पूरा मारा पीटी, केसा केसी, चलो लड़ो, कहाँ तक लड़ते हो तुम, हम दिखा देंगे, पहले से 20 केस हमारे ऊपर चल रहा है, तुमको अभी बताते हैं। तो ये बेवकूफ़ लोग होते हैं। भारत में ऐसे बेवकूफ़ धीरे धीरे कम हो रहे हैं, अब समझदार हो रहे हैं, लेकिन पहले ज़्यादा थे ऐसे बेवकूफ़। हर गाँव में 5 आदमी मिलता जो बोलता क्या हमारे ऊपर 20 केस तो पहले से, चलो एक और सही है ना, देख लेंगे तुमको, कोर्ट में देख लेंगे। नहीं भाई, तो लड़ना सही बात नहीं होता। कोई बोल भी दिया, बोला चलो, बुरा बोलने वाला उसको अपने आप कहीं ना कहीं बुरा हो जाएगा। किसी ने कहा था मुझसे कि अगर किसी को आप टोपी पहनाए हैं, टोपी पहना मतलब लूट लेना, तो आपको कोई उससे बड़ा टोपी पहनाने वाला बैठा है कहीं, इसलिए किसी को टोपी नहीं पहनाना चाहिए। मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, MBA वाले करते ना, उनको बताया जाता है कि टोपी किसी को पहनाइए मत। अगर किसी को टोपी पहना दिए तो आप उससे बड़ा टोपी आप कहीं ना कहीं पहन लेंगे। धोखा किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आज आपके लिए लग रहा है फायदा हुआ है, लेकिन भविष्य में आपको इससे भी बड़ा धोखा मिलने वाला है। इसलिए कभी भी देश को, अपने घर को, अपने लोगों को, सगे संबंधियों को धोखा ना दें। कोशिश करें कि अनजान को भी धोखा जानबूझ के ना दें। अगर गलती से हो गया तो बात अलग है। चलिए, हाँ भाई, फोल्ड बताया ही हूँ कि फोल्ड माउंटेन सबसे ऊंचे होते हैं। हो गया, बन गया। जो एंडीज पर्वत में है, कोटोपैक्सी और चिम्बेराजो, कोटोपैक्सी और चिम्बेराजो, कोटोपैक्सी और चिम्बेराजो एंडीज पर्वत में भी लिख लीजिएगा। अब देखिए एंडीज को ला दिए तो बहुत सारा जीके जनरेट हो रहा है मेरे मन में अब, है ना। कोटोपैक्सी और चिम्बेराजो किसमें है, एंडीज पर्वत में है। एंडीज फोल्ड माउंटेन है, चिम्बेराजो, कोटोपैक्सी लिख लिए। कोटोपैक्सी दुनिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन वर्ल्ड। कोटोपैक्सी इज हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन वर्ल्ड। कोटोपैक्सी इज
highest active volcano in world. Cotopaxi is highest active volcano in world. Cotopaxi is highest active volcano in world. कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है. कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है. दूसरा पॉइंट, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है. एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड. एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड. एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है. एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड. एंडीज विश्व की सबसे लंबी 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है. सोच, हाँ, हिमालय की कुल लंबाई वैसे 5000 किलोमीटर बताई जाती है, इंडिया में 2500. हिमालय की टोटल लेंथ अगर कोई पूछे आपसे तो 5000 किलोमीटर है, भूमध्य सागर से लेके म्यांमार तक. लेकिन इंडिया वाले पार्ट में हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर, ये लिखवाया भी था आप लोगों को. और एंडीज पर्वत की लंबाई कितना है? 7000 किलोमीटर. दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? एंडीज. इसमें कोटोपैक्सी एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दुनिया की सबसे ऊंची एक्टिव वोल्केनो पूछा जाए तो कौन है? कोटोपैक्सी. दुनिया की सबसे ऊंची एक्टिव वोल्केनो कौन है? कोटोपैक्सी. और एंडीज पर्वत हो गया. एक और पॉइंट सुन लो, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांकागुआ, है ना. एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ. एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बोलो, एकांकागुआ, अर्जेंटीना में है. एकांकागुआ किस देश में पड़ेगा? अर्जेंटीना. एकांकागुआ कहां पड़ेगा भाई? बोलो, अर्जेंटीना. अर्जेंटीना एकांकागुआ कहां है भाई? अर्जेंटीना में है. सुन लो, एकांकागुआ भी एक ज्वालामुखी चोटी ही है. अब बोलोगे सर आप तो अभी बताए कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है. जब सबसे ऊंची एंडीज में ये है तो आप अभी लिखवाते हैं कि तो हमने क्या बोला? सक्रिय ज्वालामुखी. सबसे ऊंची एक्टिव वोल्केनो पूछे तो कोटोपैक्सी. और टोटल वोल्केनो में सबसे ऊंचा पूछे, सुन लो मेरी बात पहले तब लिखना, डेड, एक्टिव, डोरमेंट, सब में, सुसुप्त, मृत और सक्रिय सभी ज्वालामुखी में सबसे ऊंचा पूछे तो एकांकागुआ. समझ में आ रहा है बात? एकांकागुआ पूरे दुनिया की सबसे ऊंची वोल्केनो है. उसमें मोर डेड है, डेड वोल्केनो है. बताया था एक दिन कि मेरी एक छात्रा है, बिहार की पहली लड़की है जो एकांकागुआ पे चढ़ी है. और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी एकांकागुआ ही है. और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है. बिहार की पहली लड़की जो इन दोनों पिक पे चढ़ी है, एकमात्र लड़की मिताली प्रसाद. मैंने बताया था ना, मेरे स्टूडेंट भी है, पढ़ी है हमसे. पढ़ी मतलब जब उसको बुलाए थे मैंने सम्मानित करने के लिए अपने क्लासरूम में, तो बोली कि सर हम ज्योग्राफी आपसे पढ़ना भी चाहते हैं. तो 4-5 दिन पढ़ी थी, इस नाते छात्रा हो गई, है ना. तो ये पहली डालिएगा नेट पे तो आ जाएगा, बिहार की फर्स्ट गर्ल्स जो चढ़ी है वहाँ, है ना. तो ये तो आपकी जानकारी के लिए मिताली प्रसाद, कहीं फिर मौका मिला तो यहाँ पर बुलाया जाएगा सम्मानित करने के लिए. आप लोग भी कुछ बेहतर कीजिए, टॉप कीजिए, तो अगले क्लास में चर्चा करेंगे. हमारे जो अभी टॉप की वो मेरी छात्रा है ना. छात्र है, छात्र भी टॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना. ऐसा नहीं कि छात्रा बोल दिया तो छात्र, सर छात्र को टॉप कर रहे नहीं बोल रहे आप, छात्रा को बोल रहे केवल. छात्र छात्रा कोई टॉप करो बराबर है. बेटा बेटी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं. हो गया, समझ में आया सबको? तो ये पूरा कंप्लीट हमारा क्या हुआ? महासागर के तल का उच्चावच. लेकिन कुछ पॉइंट और रह गया, लिख लीजिए. अब 57 गर्त है ना जी, उस पूरे 57 में सबसे गहरी भी लिख लो, ये सब जीके है. सबसे गहरी मेरियाना ट्रेंच, उसको चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं, पता है ना. बोला था ना उसने चैलेंजर जहाज से सबको खोजा गया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया? बोलते नहीं हो? चैलेंजर गर्त. बोलना भी है क्या? क्या? हाँ, विश्व का ही बोल रहे हैं. ये बताया भी था आप लोग, चैलेंजर जहाज से खोजा गया था. ऐसे मूर्ति बन जाता है, लगता है कि मैंने कभी चैलेंजर जहाज का नाम ही नहीं लिया है. देखिए, दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच इन वर्ल्ड, चैलेंजर ट्रेंच. डीपेस्ट ट्रेंच इन वर्ल्ड, चैलेंजर ट्रेंच. और उसी का स्लैश देकर लिखे मेरियाना ट्रेंच. दोनों एक ही गर्त का दो नाम है. उसकी गहराई 11,033 मीटर या 5269 फैदम.
दुनिया की सबसे गहरी गर्त, दुनिया की सबसे गहरी गर्त चैलेंजर है मरियाना, एक ही बात है। चैलेंजर जहाज से खोजा गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया, चैलेंजर, गहराई हो गया। अब लिखिए, ये तो हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि प्रशांत महासागर सबसे गहरा गर्त, तो यही हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर में है। लिख लीजिए, लिखो, ऐसे लिख लो, लिखिए, मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास है। मैरियाना ट्रेंच सिचुएटेड नियर फिलीपींस इन पैसिफिक ओशियन। मैरियाना ट्रेंच सिचुएटेड नियर फिलीपींस इन पैसिफिक ओशियन। मैरियाना गर्त फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। मैरियाना गर्त फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। मैरियाना गर्त फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। मैरियाना गर्त फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, अटलांटिक महासागर सबसे गहरी, अटलांटिक महासागर तो दुनिया के सबसे गहरी तो मैरियाना, पुर्टो रिको, वाह गुड। देखिए, अटलांटिक महासागर सबसे गहरा गर्त पुर्टो रिको गर्त, वाह। पुर्टो रिको या पोर्टो रिको, एक ही बात है, पुर्टो रिको भी लिख सकते हो, पुर्टो रिको एक ही बात है। पुर्टो रिको ट्रेंच, अटलांटिक महासागर के सबसे गहरी गर्त क्या लिखे, अटलांटिक महासागर सबसे गहरी गर्त पुर्टो रिको गर्त, पुर्टो रिको ट्रेंच। कितनी गहराई है, 8,376 मीटर, 8,376, 8,376 मीटर। अब लिखिए, हिंद महासागर सबसे गहरी गर्त सुंडा ट्रेंच। हिंद महासागर डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन। हिंद महासागर सबसे गहरी गर्त, हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त सुंडा ट्रेंच, सुंडा SUNDA, सुंडा ट्रेंच 7,290 मीटर, 7,290 मीटर हो गया, 8,376 हो गया। अब सुन लो, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर पूर्ववर्ती नदी अनुवर्ती नदी क्या होता है, उसको बता ही देता हूं। पहले सबको बताया हूं आप लोगों को, अरे पूर्ववर्ती नदी अनुवर्ती नदी आप लोगों को बताया हूं, वाह वाह गुड, क्लास में बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं फिर से। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी नदियां जिसकी उत्पत्ति पर्वत के बनने के बाद हो, एक नदी तो ये है, सुन लो मेरी बात। दूसरी बात क्या है कि ऐसी नदी जो पर्वत नहीं थी तब भी बहती थी, पर्वत बाद में बना है। ऐसी नदी जो पर्वत नहीं था तब भी बहती थी, और ऐसी नदी जो पर्वत बन गया तभी उसकी उत्पत्ति हुई। जब पर्वत बनने से पहले से नदी बहती थी, तो एक बात बताइए मुझे कि पर्वत एक दिन में तो बनता नहीं कि सामने इनकम टैक्स पर देख के गए थे प्लेन, और सुबह है तो शाम को देख के थे प्लेन, और सुबह है तो माउंट एवरेस्ट बनकर तैयार है, ऐसा तो होता नहीं। आप जानते पर्वत का निर्माण 1-1 इंच करके होता है, पता है आपको। अभी भी हिमालय पर्वत की हाइट बढ़ रही है, 0.86 सेंटीमीटर बढ़ गया है हाइट माउंट एवरेस्ट का। अभी हाल में करंट अफेयर है आपका। तो भैया एक दिन में 1 इंच 2 इंच उठ रहा है, तो जो नदियां बहती हैं उन नदियों के द्वारा 1 इंच उठा है तो 1 इंच की कोई औकात है? नदियां उसे क्या कर देंगी, काट देंगी। यानी पर्वत के बनने से पहले नदी बह रही है तो पर्वत के अकॉर्डिंग वो नहीं बहती, पर्वत को काट कर बहती है, पर्वत को काट कर बहती है। पर्वत उठता जाता है उसको वो काटती जाती है। इसीलिए ऐसी नदियां जो पर्वत के बनने से पहले की हैं वो गहरे गहरे खाई का निर्माण करती है। पहाड़ में गहरे गहरे खाई का निर्माण करती है, इसको गौर्ज कहते हैं। ऐसी नदी जो पर्वत के बनने के बाद बनी है उसकी औकात में पहाड़ को काटना नहीं है, वो भी खाई बनाती है पर उतनी खाई नहीं बनाती। गहरे गहरे गौर्ज का निर्माण वही नदी कर सकते हैं जिसका निर्माण पर्वत के बनने के पहले हुई है। तो ऐसी नदियां
जो पर्वत के ढाल के अकॉर्डिंग न बहे, पर्वत के स्लोप के अकॉर्डिंग न बहे, पर्वत को काट कर बहे, जो पर्वत के बनने से पहले की हो, उस नदी को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। क्लियर है? और ऐसी नदियां जो पर्वत के ढाल के अकॉर्डिंग बहने को मजबूर है ना, जो पर्वत के बनने के बाद उत्पन्न हुई है, उसको बोलते हैं अनुवर्ती नदी। क्लियर है? यानी कि नदी अगर सीनियर है तो पर्वत से क्या करेगा? रैगिंग लेगा, काट के बहेगा। अब पर्वत अगर सीनियर है, नदी जूनियर है, तो अकॉर्डिंग टू पर्वत बहना पड़ेगा उसको, डेली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना पड़ेगा। होता है ना कॉलेज में सीनियर जूनियर होता है, रैगिंग लेते हैं लोग। अब तो बहुत कम हो गया, अब तो उतना नहीं होता, लेकिन अभी भी है। हाँ, लेकिन उस तरह का अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन रहे ना, तो हम गोड़ हाथ बनवा के, जो रैगिंग ले रहे हैं लड़के, उनको बनवा के और सोटा से खोलेआम पिटवाएं। ये कोई तरीका है? तुम कौन हो जी, तुमको गुड मॉर्निंग क्यों कहें हम? वाई? टीचर हमारे, उनको गुड मॉर्निंग करेंगे, प्रणाम करेंगे। सीनियर मतलब क्या होता है? होता क्या है? जितने नालायक हैं वही ज्यादातर गुड मॉर्निंग बुलवाते हैं। जितने नालायक हैं, जिसको पढ़ने से मतलब, उस सबसे क्या मतलब उसको है? जो लड़का आईआईटी में पढ़ने गया है, आईआईटी में पढ़ने गया है, रियल में और जेन्युइन है, उसको अमेरिका में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिलने वाला है, उसी लोग को मिलता है। समझ रहा है बात ना? आज जो थोड़ा सा पढ़ाई के एग्जाम के समय करते हैं, वो जनरली अच्छा नहीं, मतलब वही ये सब काम करते हैं, रैगिंग वाला काम। ऑफ कर दीजिए, हो गया। ठीक है, कुछ नहीं हेल्प करता।